हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 8 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को किस ट्रेन की सौगात दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस, मैलानी बिशिया सवारी गाड़ी और कानपुर सेंट्रल ब्रह्मावर्त मेमू गाड़ी। ये 3 ट्रेन हैं जिसकी सौगात रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राजधानी लखनऊ में दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सहारनपुर के देवबंद में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की दिसंबर महीने की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बस्ती जिले में कितने रुपए की लागत से 139 किलोमीटर लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1624 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन से अलग होकर कौन सा देश हाल ही में 55वां गणतंत्र देश बन गया है? तो कौन सा बना है, ध्यान रखना है, बारबाडोस। ये ब्रिटेन से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरप्रीत चंडी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, TS तिरुमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से न जोड़ने पर निम्न में से कितने हजार रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो अधिकतम 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा भारत सरकार ने की है अगर कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से महिला हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलका मित्तल। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिक दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय तैयार करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर संस्थान के वैज्ञानिक। IIT कानपुर के प्रोफेसर दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय तैयार करेंगे। IIT परिसर में संचालित स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की ओर से इस कवायद के लिए हृदय यंत्र कार्यक्रम बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों, IIT के जो उप निदेशक हैं प्रोफेसर S गणेश, उन्होंने ये बताया कि इस कृत्रिम हृदय को तैयार करने के लिए पहले एक खास तरह की डिवाइस को विकसित करना होगा। कौन सी डिवाइस है? तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, LVAD ये डिवाइस है, इसे पहले विकसित करना होगा। प्रमुख अस्पतालों की मदद से यह कार्यक्रम दुनिया के लिए मेड इन इंडिया के विजन को बढ़ावा देगा। अभी जिस कृत्रिम हृदय का उपयोग होता है वो बेहद खर्चीला है, यह आयात किया जाता है। यानी अभी तक जो हमारा देश भारत है वहां पर हृदय, जो कृत्रिम हृदय है वो नहीं बनाया जाता है, उसे आयात किया जाता है और वो काफी ज्यादा खर्चीला होता है। IIT कानपुर में यह तैयार हो जाता है तो इसे मील का पत्थर माना जाएगा और यह देश में पहली बार होगा जो ऐसी डिवाइस होगी जो कि यहाँ विकसित की जाएगी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो संस्थान है IIT कानपुर, यहाँ पर एक कृत्रिम हृदय तैयार किया जाएगा
और इसके लिए जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स हैं उन्होंने कार्यक्रम भी बनाया है। और दोस्तों अगर ये हृदय तैयार हो जाता है बनकर के, तो ये देश में पहली बार होगा, यानी इस तरह का जो कृत्रिम हृदय है वो देश में पहली बार बनेगा, क्योंकि अभी तक जो हृदय है कृत्रिम वो आयात किए जाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि कृत्रिम हृदय के लिए जो एक खास तरह की डिवाइस बनाई जाएगी जिसका प्रयोग कृत्रिम हृदय में किया जाएगा, वो कौन सी डिवाइस है, तो LVAD ये डिवाइस है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है कृत्रिम हृदय, तो कृत्रिम हृदय का मतलब क्या है, यानी किस तरह से ये डिवाइस जो कृत्रिम हृदय होता है वो किस तरह से काम करता है। तो आर्टिफिशियल हार्ट एक ऐसा पंप है जिसका उपयोग हार्ट फेल्योर के मरीजों के लिए अंतिम चरण में किया जाता है। इसके अलावा हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा में ब्रिज के रूप में या ट्रांसप्लांट किए जाने के असमर्थ लोगों के लिए डेस्टिनेशन थेरेपी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो आर्टिफिशियल हार्ट होता है यानी कृत्रिम हृदय होता है, तो यह एक इम्प्लांटेबल बैटरी से चलने वाला मैकेनिकल पंप है जो बाएं वेंट्रिकल को शरीर के बाकी हिस्सों में खून भेजने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आईआईटी कानपुर जो संस्थान है वहाँ पर कृत्रिम हृदय तैयार किए जाएंगे और इसको लेकर के कार्यक्रम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी में आयोजित ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता। तो किसने जीता है, रश्मि कुमारी ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। भारतीय कैरम खिलाड़ी रश्मि कुमारी ने वाराणसी में आयोजित ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब जीता है, जो कि भारत की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी हैं और उन्होंने 2010 और 2012 में भी कैरम टूर्नामेंट जीता था। यह उनका तीसरा फेडरेशन कप है, यानी इससे पहले जो रश्मि कुमारी हैं कैरम खिलाड़ी वो 2 बार टूर्नामेंट जीत चुकी हैं, 2010 का और 2012 का, और इस बार ये इनका तीसरा टूर्नामेंट है। और दोस्तों ये जो रश्मि कुमारी हैं इससे पहले ये 2 बार विश्व कप जीत चुकी हैं, 2 बार ICF, 4 बार सार्क कप और 3 बार एशियाई कप ये जीत चुकी हैं। तो ये जो कैरम खिलाड़ी हैं रश्मि कुमारी, ये भारत की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इन्होंने अभी हाल ही में वाराणसी में जो आयोजित की गई थी ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021, तो उसमें महिला वर्ग का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये टूर्नामेंट किया गया था 2021 का, कहाँ पर किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर कब पीक पर हो गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी के अंत में। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि आने वाले दिनों में रोजाना 4 से लेकर के 8 लाख तक कोरोना के मरीज मिल सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि अस्पतालों में इलाज के दौरान बेड की भी कमी होगी, इसलिए उचित प्रबंधन और योजना की जरूरत है। उनके अनुसार जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी की शुरुआत में तीसरी लहर का पीक हो सकता है। इस दौरान 4 से 8 लाख केस प्रतिदिन आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15 जनवरी के आसपास तीसरी लहर का पीक हो सकता है। इस दौरान 35 से 70 हजार केस रोजाना दिल्ली में सामने आएंगे। तो दोस्तों जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल, इन्होंने अपने अनुसार एक रिसर्च की है और ऐसा बताया है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है ये कब पीक पर होगी। तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर फरवरी के शुरुआत में जो तीसरी लहर है वो पीक पर होगी। दोस्तों पहले भी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार बताया था कि जो कोविड की पहली लहर थी वो कब पीक पर होगी, और इनकी बात जो है वो काफ़ी हद तक सही भी साबित हुई थी। इसके बाद इन्होंने दूसरी लहर भी बताई थी कि ये कब पीक पर होगी, तो वो बात भी इनकी सही निकली थी। तो इस बार भी इन्होंने अपनी रिसर्च कर करके ये बताया है कि जो तीसरी लहर है कोरोना की वो कब पीक पर हो सकती है। तो जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी के शुरुआत में जो कोरोना की तीसरी लहर है वो पीक पर हो सकती है। और इस दौरान उन्होंने ये बताया कि 4 से 8 लाख तक जो कोरोना के मरीज हैं वो देश में मिल सकते हैं डेली पर। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गंजम। ओडिशा के गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है, जो कि ओडिशा में पहला है। यानी ओडिशा का पहला जिला कौन सा बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया, तो ध्यान रखना है गंजम। जिला प्रशासन ने 2 साल में यानी 2020 और 2021 में 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्डेड विवाह कितने 48,383 रोकने में सक्षम रहे।
सत्यापन के बाद गंजम प्रशासन ने इसे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया। सरपंचों और टास्क फोर्स की कमेटी के सदस्यों ने सिफारिशें भेजी थी कि उनके अपने क्षेत्रों में कोई बाल विवाह नहीं हुआ है। गंजम ने एक कार्यक्रम निर्भया कड़ी यानी निर्भय कली शुरू किया और इस कार्यक्रम में क्या था कि इसके तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों के जो प्रमुख हैं उन्हें ये निर्देश दिए गए थे कि अगर 12 से 18 साल की उम्र की कोई लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना तुरंत दी जाए। और इसके अलावा जो प्रशासन है वहां का, तो उसने विवाह के लिए आधार कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ओडिशा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है ये बाल विवाह मुक्त होने वाला पहला जिला बन गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में जो प्रशासन की ओर से कार्यक्रम चलाया जाता है उसका नाम क्या है, तो निर्भया कड़ी या फिर निर्भय कली के नाम से कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके अनुसार क्या है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को ये निर्देश दिए गए कि अगर 12 से 18 साल की उम्र की कोई भी लड़की 5 दिनों तक स्कूल से अनुपस्थित रहती है तो प्रशासन को इसकी सूचना तुरंत दी जाए। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जी अशोक कुमार को। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। और ये जो जी अशोक कुमार है ये किसकी जगह लेंगे, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा की ये जगह लेंगे। और दोस्तों ये जो जी अशोक कुमार है इन्हें जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के रेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के रेन मैन के रूप में किसे जाना जाता है तो जी अशोक कुमार को क्यों जाना जाता है, तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन की वजह से इन्हें रेन मैन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जी अशोक कुमार को। और दोस्तों ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, तो नाम से ही पता चलता है कि ये गंगा नदी की स्वच्छता के लिए शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो गंगा नदी को पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त करना इस मिशन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, किसने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सर्बानंद सोनोवाल ने। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी, जिसके तहत उन्होंने आजादी का महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की भी शुरुआत की है। सूर्य नमस्कार जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये जो अभ्यास होता है इसका शाब्दिक अर्थ है सूरज को प्रणाम, जिसके तहत यह प्रोजेक्ट 20 फरवरी तक चलेगा। यानी जो सर्बानंद सोनोवाल हैं उन्होंने तेलंगाना राज्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल ये शुरू की है। और ये जो पहल है ये कब तक चलेगी, तो 20 फरवरी तक ये चलेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है जो 20 फरवरी तक चलेगा इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पतंजलि, योगपीठ हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYSF, नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन, गीता परिवार और क्रीड़ा भारती द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि तेलंगाना के हैदराबाद में जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। और इसके तहत उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक पहल की भी शुरुआत की है। किस पहल की, तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की शुरुआत उन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी किट लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओमीश्योर। टाटा समूह की हेल्थ केयर कंपनी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस ने ओमीश्योर नाम से भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच करने वाली स्वदेशी किट लॉन्च की है, जिस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भी मंजूरी दी गई है। फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए जो किट इस्तेमाल की जाती थी वो कौन थी, तो थर्मो फिशर ये किट इस्तेमाल की जाती थी ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए। तो अभी जो है भारत में पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच करने वाली एक स्वदेशी किट लॉन्च की गई है। और वो किसने की है, तो टाटा समूह की हेल्थ केयर कंपनी है टाटा मेडिसिन एंड डायग्नोसिस। और इस किट का नाम क्या है, तो नाम ध्यान रखना है, ओमीश्योर इस किट का नाम है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी में।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी की। और ये जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 12 से 16 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव से देश भर में 18 से 22 वर्ष के आयु के 7000 युवाओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, साहस की अवधारणा का प्रचार और प्रसार करना है। राष्ट्रीय एकता शिविर द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पहली बार 1995 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में इसकी मेजबानी की है। और ये जो युवा महोत्सव होगा, ये कब से कब तक चलेगा? तो ध्यान रखना है 12 से 16 जनवरी 2022 तक ये चलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो राष्ट्रीय एकता शिविर द्वारा आयोजित किया जाता है कार्यक्रम, ये पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1995 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 3 बार ओलंपियन रह चुके विक्टर डेनिलोविच सानेव का निधन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया के। जॉर्जिया देश के 3 बार ओलंपियन रह चुके विक्टर डेनिलोविच सानेव का निधन हुआ। यहाँ आपको इनका पूरा नाम ध्यान रखना है, विक्टर डेनिलोविच सानेव, ये इनका पूरा नाम है, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ का प्रतिनिधित्व किया था और वह ऑस्ट्रेलिया में बतौर कोच के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने सोवियत संघ के लिए मैक्सिको सिटी 1968, म्यूनिख 1972 और मॉन्ट्रियल 1976 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। और इसके साथ ही उन्होंने साल 1969 में एथेंस और 1974 में रोम में जो आयोजित किए गए थे यूरोपीय खेल, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि विक्टर डेनिलोविच सानेव। और दोस्तों, यहाँ से आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विक्टर डेनिलोविच सानेव थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको ध्यान रखना, एक खिलाड़ी थे। और यहाँ से अगर ये पूछा जाए कि किस देश के थे, तो इनका जन्म जॉर्जिया में हुआ था। और इन्होंने तीन बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। कब कब? तो ध्यान रखना है 1968 में जीता, 1972 में जीता और 1976 में जीता। और इसके साथ ही यूरोपीय खेलों में भी इन्होंने 2 बार स्वर्ण पदक जीते, 1969 और 1974 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी को। संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स के रूप में मनाया जाता है। किसी भी संघर्ष में बच्चे मौजूद सबसे वंचित और कमजोर समूहों में से एक होते हैं। जो बच्चे गोलीबारी में घायल हो गए या अपने परिवारों से अलग हो गए, उन्हें युद्ध के मानसिक घावों को ठीक करने, स्कूल शुरू करने और सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों, ये जो विश्व अनाथ दिवस है, ये शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूर्वोत्तर में 9 लाख से अधिक बच्चे अनाथ हो गए थे और उनका जो भविष्य है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था। और अनाथ बच्चे थे, उनके पास ना तो घर था, ना ही स्कूल की शिक्षा थी, ना ही भोजन था। तो ऐसे अनाथ बच्चों के लिए विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत की गई ताकि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके और उन्हें युद्ध और महामारी जैसी मानसिक यातना से बाहर निकाला जा सके। तो इस वजह से जो विश्व युद्ध अनाथ दिवस है, इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों, 2022 की अगर बात की जाए विश्व युद्ध अनाथ दिवस की, कि इसकी थीम क्या रही, तो भयानक परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल 2022 के विश्व युद्ध अनाथ दिवस की थीम है। तो दोस्तों, ये थे 8 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, रॉयल्स रॉयस ने। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए है उर्वशी साहनी, बी है दिव्या गुप्ता, सी है सिंधु ताई सबकाल और डी है स्वाति देवी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों,
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।